क्या हो गया आपको? पूजा क्या कर रहे हो? हाँ कुछ नहीं करो। चलो क्या मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? चलो हेडिंग डाल दो, वेव ऑप्टिक्स। चलो हेडिंग डाल दो, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के लिए आपको जो बातें याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए। कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कब कलांतर इतना होता है तो कंस्ट्रक्टिव होता है, पथांतर इतना होता है तो ये होता है। आयाम का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है √a1² + a2² + 2a1 × cos ∅। इंटेंसिटी का क्या होता है, I बराबर I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos ∅। सब लिखवाया हुआ है ना, सब याद है, लिखवाया है, सब लिखवाया है। तो आपको जो बातें याद होनी चाहिए वो क्या याद होनी चाहिए? एक तो ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए कि पथांतर बराबर, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा। अगर मैंने यहाँ पर एंगल लिखा है तो यहाँ पर 2π आ जाएगा और 2π के नीचे लैम्डा, तो यहाँ पर ही, क्योंकि ये तो देखो ध्यान से इन दोनों के मीटर में है और ये दोनों एंगल समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे बात तो एक ही। दूसरी चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जब डेल्टा बराबर n लैम्डा होता है तो कैसा इंटरफेरेंस होता है, सूक्ष्म। और जब डेल्टा बराबर 2n + 1 λ/2 होता है तो कैसा व्यतिकरण होता है, विनाशी। 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव, λ/2 3 λ/2 डिस्ट्रक्टिव। ये सब याद है। फिर आपको याद होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए ये सब कहानी अगर आपको याद है क्या याद करनी, ठीक है ना, याद ही होगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आप बोला था सेकंड पार्ट नहीं आएगा, आ गया। कौन सा सेकंड पार्ट आ गया? वेव ऑप्टिक्स, साउंड ऑप्टिक्स के भी सवाल आ रहे थे। साउंड के भी आ गए क्या? क्या आ गए? रेजोनेंस ट्यूब के आए थे चारों। अब ठीक है, आगे मैंने बोला था, ध्यान नहीं रहा होगा। मिटा दो, ये सब कुछ याद है आपको? किसी को लिखना है ये सब लिखा हुआ है सब? चलो ये सब याद होना चाहिए। एक बार मैंने वापस से रिकॉल करा दिया कि जस्ट इन केस आप लोग भूल गए हो। चलो अब अपन को क्या करना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़नी है। वेव बोले तो लाइट का वेव नेचर, जो लाइट होता है उसके दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो पार्टिकल नेचर को हम ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, परावर्तन, दोनों पढ़ चुके हैं। अब अपन को क्या करना है, लाइट का वेव नेचर। तो अगर लाइट चल रही है तो आप क्या बोलोगे कि लाइट के अंदर ये कण है और एक कण एक सीधी रेखा में चल रहा है। अगर ये कण सीधी रेखा में चल रहा है तो मैं बोल दूंगा ये क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, चैप्टर का नाम हो गया। अब मैंने उस पार्टिकल को ही बहुत ज्यादा बारीकी से देखना चाहा तो मैंने देखा कि ये पार्टिकल ऐसे सीधा नहीं चल रहा है, ये पार्टिकल तो ऐसे ऐसे चल रहा है। तो ये तो एक वेव के जैसे हो गया, हाँ या ना? मतलब जो भी वेव होती है उनसे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल होते हैं वो ये लाइट का पार्टिकल फॉलो करना चाहिए, जैसे कि व्यतिकरण। तो क्या लाइट के दो सोर्स का व्यतिकरण कराएं तो हमको कुछ रिजल्ट मिलता है? हाँ मिलता है। वो कहां से हमको मालूम पड़ता है? YDAC।
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है उसको मैं दो भाग में तोड़ता हूँ। एक भाग में तो क्या आएगा, सिर्फ YDAC रखूंगा, 50% आपका वेव ऑप्टिक्स है, बाकी 50% में आपका बाकी सारी चीजें आ जाएगी कि भाई एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, रिजॉल्विंग पावर हो गया, स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन हो गया, हाइगीन्स हिजनबर्ग नहीं, हाइगीन्स, क्रिस्टियन हाइगीन की वेव थ्योरी होती है, वे वो हो गई। ये सब एक में आएगी और ये सब एक में आएगी। जेई में सवाल आने की संभावनाएं YDAC से ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से सवाल नहीं आता है, यहाँ से भी आता है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स से सवाल आएगा तो 70% संभावना है कि YDAC से आए, 30% संभावना है यहाँ से आए। तो YDAC में क्या करते हैं अपन लोग, दो लाइट के सोर्स लेते हैं। कैसे सोर्स लेंगे, अगर मेरे को व्यतिकरण कराना है दो सोर्स का तो मैं कैसे दो सोर्स लेता, कोहेरेंट सोर्स लेता, याद करो। तभी तो कोहेरेंट सोर्स का ही व्यतिकरण कराते थे। तो कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं, एक जैसे स्रोत। एग्जाम्पल बताओ मेरे को, दो कोहेरेंट सोर्स के y1 बराबर a1 साइन kx माइनस ओमेगा, y2 बराबर a2 साइन kx माइनस ओमेगा। समझ गए नहीं समझ गए, हाँ। k जिसका सबका सेम हो गया, ओमेगा दोनों का सेम हो गया। या फिर ऐसा बोल दूं कि कोई दो ऐसे वेव के सोर्स जिनके बीच में कलांतर नियत है या जीरो है, हाँ यार। देखो kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी, कलांतर क्या हो गया, जीरो। तो ऐसे दो सोर्स जिनमें कलांतर जीरो होगा तो उनमें पथांतर भी कितना होगा, जीरो। फॉर्मूला था अभी भी, कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर, हाँ यार। तो जिसमें कलांतर शून्य हो, पथांतर भी शून्य होगा, तो क्या मैं लाइट के भी दो सोर्स ऐसे बनाने की कोशिश करूं जिनमें पथांतर शून्य है, ठीक है, बनाने की कोशिश करता हूं। तो मेरे को लाइट के दो सेम सोर्स बनाने हैं पहले तो, ताकि मैं उनका फिर व्यतिकरण करा सकूं। तो कैसे, एक ही दुकान से दो लट्टू खरीद लूं, क्या वो दोनों के दोनों कोहेरेंट होंगे? एक ही दुकान से दो लट्टू खरीद लूं, क्या वो दोनों कोहेरेंट होंगे? 100% सेम होंगे? नहीं। क्या पता, एक लट्टू मुंबई में बनाओ, एक और लट्टू हैदराबाद में बनाओ, दोनों जगह टेम्परेचर अलग अलग, दोनों जगह प्रेशर अलग अलग, दोनों जगह एटमॉस्फेयर अलग अलग, दोनों मशीनें अलग अलग, तो क्या वो दोनों लट्टू एक जैसे होंगे? नहीं। दो लट्टू खरीद के लेके आया, दोनों के दोनों मुंबई में ही बने हुए हैं, क्या वो दोनों कोहेरेंट होंगे? नहीं। एक सुबह बना, एक शाम को बना, क्या हुआ? नहीं, सेम पावर की लेके आया मैं, 2-2 वॉट के दो लट्टू ले आया, लेकिन क्या पता एक सुबह बनाओ एक शाम को बनाओ। मतलब पहला लट्टू जब बना है, जो भी तापमान था, जो भी प्रेशर था, क्या एग्जैक्टली वही तापमान है, इसकी गारंटी नहीं है। तो क्या वो दोनों कोहेरेंट होंगे? नहीं। वो दोनों 99% कोहेरेंट हो सकते हैं, 100% कोहेरेंट तो 100% नहीं हो सकते। तो मेरे को जो पैटर्न मिलेगा वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना मेरे को दो कोहेरेंट सोर्स से मिलते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया, हेडिंग है YDAC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हेडिंग है YDAC, और बहुत अच्छे से समझ आएगा, चिंता ही मत करो। और आपको इसकी HC वर्मा करनी है, इसकी HC वर्मा अपन पूरी करेंगे क्लास के, क्योंकि इसकी HC वर्मा शानदार है। अगर HC वर्मा कर ली और कुछ करने की जरूरत नहीं, अकेली HC वर्मा ही बहुत है वेव ऑप्टिक्स की। तो आज क्या तारीख हो गई है, तो होली पे घर जा रहे हो? नहीं यही होना कि होली पे एक दिन एक से पूरे दिन क्लास लेंगे, उससे पहले वाले दिन मैं क्लास लूंगा, जिस दिन होली मंगलीस थी, इस दिन रात को होली मंगलीस थी, उस दिन सुबह सुबह क्लास होगी यहाँ, ठीक है ना। तो होली पे कोई गाँव नहीं जाना है, वापस क्या कहते हैं 15-20 दिन बाद पेपर ही आ गए हैं, आपको महीने बाद पेपर ही आ गए, तो कोई गाँव नहीं जाना है, यहीं पर ही रहो, पढ़ाई करो, बस। जाओगे बोलोगे नहीं 2 दिन के चीज में कोई चेंज नहीं चाहिए, चुपचाप सही बैठो। और अगर कोई फिर भी जाता है तो उसको सिलेक्शन नहीं होने वाला वैसे, क्योंकि वो फोकस ही नहीं, उसको पढ़ी नहीं है, कोई नहीं जाना है। अगर कोई जा रहा है तो नहीं जाना, ठीक है। घर वाले बोले आजा बेटा, नहीं पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, घर वाले बोले कोई नहीं बेटा, 2 दिन में क्या हो जाएगा, देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को दो कोहेरेंट सोर्स बनाने हैं। पहले तो दो कोहेरेंट सोर्स बनाने, दो सेम लट्टू लिए मैंने, ये एक लट्टू और ये दूसरा लट्टू। मैंने इसको कहां रखा, बहुत
दो छोटे छोटे बारीक छेदों के बीच में रखे ऐसे, ठीक है। ये जो है ना, ये जो बारीक बारीक छेद, ये क्या कहलाते हैं? स्लिट। ये फर्स्ट स्लिट, ये सेकंड स्लिट, और इन दो स्लिट के बीच में जो दूरी होती है वो होती है छोटे डी से हमेशा। और ये क्या है? स्क्रीन। स्क्रीन और स्लिट के बीच में दूरी होती है वो कहलाती है कैपिटल। बात समझ आई है? तो अब यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा, हाँ, व्यतिकरण होगा, हाँ होगा। तो मेरे को यहाँ पर पैटर्न मजेदार नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला कि ये दोनों जो सोर्स है वो दोनों सोर्स कोहेरेंट नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने लट्टू एक ही लिया, मैंने अब एक ही लट्टू लिया और इसके आगे यहाँ पर उस लट्टू को लगा दिया मैंने, और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है और जो ये वाला डिस्टेंस है ये दोनों सेम रखे। समझे क्या किया मैंने? यहाँ से ये दोनों डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस सेम रखे। अब मेरे को जो पैटर्न मिला वो अब मेरे को बहुत ज्यादा ही पहले के मुकाबले में अच्छा मिला। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर ये एक लट्टू ही है, ये एक लट्टू से जो किरणें गई है वो यहाँ पर टकराई है, और टकरा के वो इधर पहुंची है और इधर पहुंची है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट का वेव नेचर होता है। यहां से ही हमको पता चला लाइट का वेव नेचर होता है। तो लाइट का वेव नेचर समझने के लिए मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक किताब ली मैंने वर्मा साहब की, एच.सी. वर्मा जी, यहाँ एक बार, और यहाँ पर वो जो टॉर्च नहीं होती है, लेजर लाइट टाइप की होती है ना, जो हमको लगता है कि वो सीधी रेखा के अंदर ही लाइट भेज रही है, वो थोड़ी सी बड़ी वाली मैंने लेजर लाइट ले ली। तो वो थोड़ी सी बड़ी वाली लेजर लाइट ले ली और उसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया। तो बताओ मेरे को, हमको तो यही लगता है कि वो सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर ये जो टॉर्च थी, हिसाब से यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है? पर्दा। तो यहाँ पर तो अंधेरा होना चाहिए था, यहाँ पर तो अंधेरा होना चाहिए था, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लाइट आई होगी और यहाँ पर इस किताब के टकरा गई होगी लाइट, हाँ या ना? बस, और आगे नहीं गई होगी लाइट। लेकिन मैंने ये पाया कि यहाँ पर अंधेरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो लाइट आके टकराई है और फिर ये कुछ ऐसे बन रही है, और यहाँ पर इतने जगह पे क्या मिला मेरे को? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो लाइट आ रही थी, वो जो एक सोर्स था, वो जो लाइट का एक सोर्स था, वो यहाँ पर टक्कर मारने के बाद में और छोटे छोटे 2-3 सोर्सेज में टूट गया, उसकी वजह से यहाँ पर लाइट आई। तो वेव नेचर क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट इज वेव। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो लाइट का पार्टिकल नेचर है, वो लाइट का ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स वाला चैप्टर हुआ। लेकिन जब बेंडिंग ऑफ लाइट आ गई, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से यहाँ लाइट गई, और ये लाइट यहाँ से बेंड हो गया, ऐसे घूम गई, यहाँ से लाइट हो गया, ऐसे गई, तो ये क्या हो गया? लाइट का वेव नेचर हो गया। बात समझ आई? मतलब यहाँ से ये मालूम पड़ गया कि लाइट वेव नेचर दिखाती है। न्यूटन साहब ने अपनी एक 1960s के अंदर एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था ऑप्टिक्स। क्या नाम था उस किताब का? एक न्यूटन ने एक किताब लिखी थी, उसने बोला था कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। उसने बोला था कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, मतलब लाइट के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बस स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हैं। न्यूटन साहब ने लाइट का वेव नेचर कुछ नहीं बोला था। तो जब ये किताब में उन्होंने लिख दिया कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, उस समय और भी 2-4 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक का तो हाइगिन्स, क्रिस्टियन हाइगिन्स। उन्होंने क्या बोला कि नहीं, न्यूटन साहब गलत है, लाइट का वेव नेचर भी होता है। तो न्यूटन साहब गलत नहीं थे, न्यूटन साहब अधूरे सही थे। न्यूटन ने क्या बोला था? लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, होता है, हाँ होता है। लेकिन न्यूटन ये नहीं बता पाए थे कि लाइट का वेव नेचर भी होता है, मतलब न्यूटन वॉज अधूरे से। लेकिन न्यूटन बहुत बड़ा नाम था उस जमाने में। न्यूटन मतलब आज भी न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट, मतलब बाय द बुक्स चले तो न्यूटन सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब ने फिजिक्स, मैथ्स, कैलकुलस, केमिस्ट्री, साइंस, बायो, हर जगह हाथ पांव मारे, हर जगह हाथ पांव मारे हैं। हाँ, बायो में भी मारे, हर जगह हाथ पांव मारे, ठीक है। तो बहुत बड़ा समझ रहे हो? आज की डेट में अगर नरेंद्र मोदी किसी को बोल दे कि हाँ भाई अच्छा काम कर रहा है, तो कोई बोलेगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी गलत बोल रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे। मोदी साहब ने बोल दिया फिर क्या है? समझ रहे हो? ऐसे न्यूटन साहब ने बोल दिया कि भाई, मतलब
लाइट का पार्टिकल नेचर ही होगा। तो इसके साथ साथ में कौन से थे, क्रिश्चियन हाइगिन करके एक छोटे मोटे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मोदी गलत है, उसको जो न्यूटन को गलत बोल रहा है, पागल आदमी। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद YDSC वाला एक्सपेरिमेंट भी आया, तो लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई अच्छे दिन नहीं थे वो मोदी बोलता अच्छे दिन आएंगे। तो फिर लोगों को थोड़ा रियलाइज हुआ कि नहीं भाई न्यूटन में भी पूरा सही नहीं था। फिर आगे जाके फैराडे ने ये बोल दिया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। 19वीं सेंचुरी में लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये फैराडे ने डिस्कवर कर दिया था। तो उसके बाद में सबने बोल दिया हाँ भाई न्यूटन अधूरा सही था, न्यूटन ये नहीं बता पाया था कि लाइट का वेव नेचर भी होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। और वेव नेचर में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो फिर YDSC एक्सपेरिमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो YDSC एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं अपन, एक लाइट एक सेम लट्टू, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि कौन से रंग का लट्टू है, कोई एक रंग का लट्टू है जिसका वेवलेंथ एक लैम्डा है। यहाँ पर व्हाइट लाइट का नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि व्हाइट लाइट कर दूंगा तो व्हाइट लाइट के अंदर खुद के अंदर 7 अलग अलग रंग है। तो यहाँ पर जो लाइट आ रही है उसका एक फिक्स लैम्डा है। एग्जाम्पल के तौर पे येलो से कर रहा हूँ या फिर ग्रीन से कर रहा हूँ या फिर लाल, कुछ भी एक साइड, समझ गए ना, कितने भी रंग होते हैं बहुत बोल लो, ठीक है। इसका लैम्डा फिक्स है। अब ये यहाँ से अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो बताओ मेरे को, यहाँ पर ये वेव आई, ये वेव आके दो अलग अलग वेव में बन गई। अब एक वेव इधर गई है और एक वेव इधर गई है, तो बताओ मेरे को अगर ये दोनों का डिस्टेंस सेम है तो इन दोनों वेव के बीच में पथांतर कितना है, 0। इन दोनों वेव के बीच में पथांतर 0 है। अब ये एक सोर्स हो गया S1 और ये दूसरा सोर्स हो गया S2, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अब ये दोनों के दोनों S1 और S2 कैसे सोर्स हो गए हैं, एक जैसे, एकदम जुड़वा, हाँ आराम शाम एकदम बढ़िया। तो ये दोनों कैसे सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है। पहले जब मैंने दो अलग अलग लट्टू लगाए यहाँ पर सेम 2-2 वॉट वाले, तो वो कोहेरेंट नहीं हुए, वो कैसे हुए, 99% कोहेरेंट। ये कैसे हुए, 99.99% कोहेरेंट। ये भी 100% कोहेरेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, किसको पता है, किसी ने बोला कि ये वाला डिस्टेंस है 10.1418 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस नापा, ये हुआ 10.1419 सेंटीमीटर, थोड़ा सा तो पथांतर आया, हाँ, लेकिन क्या वो नगण्य है, हाँ, तो क्या ये 99% कोहेरेंट हुए, नहीं, 99.99% कोहेरेंट हुए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर 99% और 99.99% में जो यहाँ पर पर्दे में हमको जो एक पैटर्न मिल रहा है वो बदल जाता है। तो हमको कैसे सोर्स चाहिए, 100% कोहेरेंट। 100% तो कोई नहीं बना सकता है, लेकिन 99.99% बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आएगा हम उसको 100% ही मान के आगे प्रोसीड करेंगे। बात समझ में नहीं आया, तभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि लाइट का वेव नेचर होता है। न्यूटन साहब नहीं बता पाए थे, किसने बताया, हाइगिन साहब ने बताया। हाइगिन ने अपनी थ्योरी दी थी, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो हाइगिन साहब सही थे, साथ में हाइगिन के बाद में आया YDSC यंग, थॉमस यंग करके एक साइंटिस्ट था, उसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। वहां से भी लाइट का वेव नेचर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइट आई और लाइट बेंड होगी, ये इधर चली गई, इधर चली गई, हाँ यार। तो यहाँ लाइट का वेव नेचर है, बोले तो वेव नेचर है कैसे मालूम पड़ा, ये यहाँ पर एक रस्सी है और यहाँ पर ये 2 रस्सी जोड़ रखी है। यहाँ पर अगर मैं इस रस्सी में डिस्टर्बेंस दूंगा तो कुछ डिस्टर्बेंस इधर जाएगा, कुछ डिस्टर्बेंस इधर जाएगा, हाँ या ना। तो वेव के साथ में क्या होता है, वेव टूट सकती है, 2 अलग अलग वेव में, हाँ टूट सकती है, वापस से पीछे भी लौट के आ सकती है, हाँ लौट के आ सकती है, हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, हाँ या ना। यहाँ पर वेलोसिटी अगर डेंसर से आएगा तो नीचे उल्टी होकर आ जाएगी, ये सब हो सब। तो वेव में जो भी चीजें होती है यहाँ पर भी वो सब चीजें होगी। तो आप बोलोगे यहाँ पर पीछे भी आ रही होगी, बोले हाँ आ रही होगी, लेकिन हमको मतलब है पीछे वाली वेव से नहीं, हमको मतलब है सिर्फ आगे वाली वेव से। हमको मतलब है इस पर्दे पे क्या पैटर्न है, तो वो पर्दे पे जो पैटर्न है उसकी बात करते हैं, हाँ या ना। इसमें आपको कुछ भी कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, नहीं तो सीधा बैठिए सीधा। कुछ कॉपी नहीं करना है, ठीक है। चलो सीधा काम की बात पे आते हैं, सीधा काम की बात पे आते हैं। YDSC मिटा दो सब कुछ,
कैसी लाइट आ रही है, यहाँ से ऐसी लाइट आ रही है। अब आप बोलोगे ये ऐसी आ रही थी ना, बोलकर हमने ऐसी मानी, यहाँ से लाइट सब जगह से आ रही थी, तो ये ऐसी लाइट आ रही थी, ठीक बात है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये ऊपर वाला सोर्स है S1, ये वाला सोर्स है S2, S1 और S2 कैसे सोर्स है, आइडेंटिकल कोवेलेंट। अब देखो यहाँ से ये जो वेव आई है, यहाँ पर टक्कर होगी, यहाँ पर क्या बोल सकते हो, जैसे पहले एक से टक्कर होकर बहुत सारी बन गई थी, अब यहाँ पर टक्कर होगी बहुत सारी बन जाएगी। तो यहाँ से कुछ इधर जाएगी, 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 यहाँ से भी इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से जो एक पर्टिकुलर जाली होगी जो यहाँ पहुंचेगी और जो एक पर्टिकुलर यहाँ पहुंचेगी, अब उन दोनों वेव्स का क्या होगा, व्यतिकरण। हाँ, व्यतिकरण होगा इन दो वेव्स का। यहाँ से कितनी वेव टूट रही है, हजारों। यहाँ से कितनी वेव टूट रही है, हजारों। उन हजार में से मैंने इन दो को पकड़ के इन दोनों का व्यतिकरण बनाया। जैसे कि लाइट का वेव नेचर होता है कि भाई अगर मैं लाइट का वेव नेचर समझने की कोशिश करूं और साउंड का भी वेव नेचर समझने की कोशिश करूं, तो अगर वैसे मान लो ये हाथ के बीच में बहुत छोटा सा गैप है, दिख रहा है, बहुत छोटा सा गैप होता है। अगर मैं यहाँ से टॉर्च जलाऊंगा, मेरे को यहाँ पे इस छोटे से बिंदु से कैसे लगेगा कि लाइट किस तरीके से फैलते हुए आ रही है। हाँ यार, सुबह सुबह खिड़कियों के बीच में जो छोटा सा छिक्कड़ होता है, सूरज आता है, तो वहां से हमको ऐसे लाइट आती हुई नजर आती है। हाँ यार, तो बस यहाँ पर भी वही हो रहा है कि इससे लाइट ऐसे बहुत सारी आ रही है, इधर से भी बहुत सारी आ रही है, यहाँ से वापस से बहुत सारी जा रही है, यहाँ से बहुत सारी जा रही है। मैंने इन दोनों की बात करी, तो बताओ मेरे को, ये वाला पॉइंट अगर मेरा जो होता है वो कहलाता है सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चशिष्ट, केंद्रीय उच्च सेंट्रल मैक्सिमा। तो बताओ मेरे को, यहाँ पर इन दोनों वेव के बीच में पथांतर क्या होगा, 0। क्या बोल सकता हूँ, इस पॉइंट पर पथांतर का 0 होगा, मतलब बात समझेंगे नहीं है। तो ये दोनों आइडेंटिकल वेव है, इसकी इंटेंसिटी आई, इसकी भी इंटेंसिटी आई, तो बताओ मेरे को यहाँ पर मेरे को किसकी इंटेंसिटी मिलेगी, 2i कैसे मिलेगी, क्या होता है, याद करो फॉर्मूला, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। तो बताओ मेरे को, जब पार्ट डिफरेंस 0 होता है तो फाई भी 0 होता है, और I1 बराबर I2 बराबर I है, क्योंकि ये दोनों तो कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्स है। तो यहाँ पर रखूंगा मैं, तो मेरे को I डिफरेंट यहाँ पर कितना मिला, I प्लस 2 रूट I का होल स्क्वायर इंटू 1, मतलब यहाँ पर मेरे को इंटेंसिटी कितनी हुई, 4i बोले तो बहुत ज्यादा तीव्रता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर मेरे को एक ब्राइट स्पॉट मिला है, फ्रिंज नहीं, अभी एक ब्राइट मिला है, ठीक बात है। अब इसके ऊपर जाऊंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा। अब यहाँ से एक वेव इधर आई और यहाँ से एक वेव इधर आई, तो 0 के बाद में क्या होगा, मेरे को कुछ λ/2 मिलेगा, फिर मेरे को क्या मिलेगा, लैम्डा, फिर मेरे को क्या मिलेगा, 3λ/2, ऐसे मेरे को मिल रहे होंगे अलग अलग। तो मतलब हिसाब से तो मेरे को पैटर्न क्या मिलना चाहिए, हिसाब से मेरे को पैटर्न क्या मिलना चाहिए, कुछ इस तरीके का मिलना चाहिए। मेरे को पैटर्न मिलना चाहिए कि यहाँ पर तो क्या है, 4i की इंटेंसिटी, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस इतना है, तो यहाँ पर कैसा इंटरफेरेंस है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर इंटेंसिटी 0, cos phi की वैल्यू -1, I प्लस I माइनस 2i 0। फिर यहाँ पर वापस से मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को ऐसा पैटर्न मिलना चाहिए और मेरे को वास्तविकता में ऐसा पैटर्न ही मिला। तो ये जो बीच में होता है वो होता है सेंट्रल मैक्सिमा, उसके ऊपर डार्क, यहाँ पर क्या है ब्राइट, यहाँ पर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो मेरे को एक ऐसा पैटर्न मिला। क्या हुआ है, λ/2 कैसा है, मतलब भाई यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ पर ये वाला दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, यहाँ पर ये कम है ये ज्यादा है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ पथांतर आएगा। कितना पथांतर आ गया, λ/2। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पथांतर भी तो बढ़ते जाएगा, हाँ वो भी आ सकता है। λ/2 से पहले λ/4 होगा, यहाँ पर कुछ λ/3/8 समझ, कुछ भी हो सकता है, 3λ/4 हो गया।
इसके बीच में भी जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0.5 है, तो 0.1 लैम्डा, 0.2 लैम्डा, 0.3 लैम्डा, 0.4 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, 0.6 लैम्डा, 0.7 लैम्डा से ऊपर से बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब डेल्टा बराबर लैम्डा बाय 2 होता है तभी तो मेरे को विनाशी व्यतिकरण मिलता है। तो मेरे को तो मतलब किससे है, या तो फुल ब्राइट से मतलब है और फुल डार्क से मतलब है, तभी तो एक पैटर्न मिलेगा। हाँ ये सब जो बीट्स होती है उनकी आवाज कैसी होती है, धम धम। तो ऐसा ना है कि थक थक नहीं, ये तो बीट ऐसी सुनाई देती है, धम धम धम। तो एक बार के लिए 0, फिर बड़ी 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 मैक्सिमम हुई, फिर कम हुई फिर वापस। तो यहाँ पर भी देख रहे हो मैक्सिमम कम हुआ होकर 0 हो गया, बड़ा 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 मैक्सिमम हो गया, कम हुआ 0 हो गया, बड़ा बड़ा। तो एक पैटर्न मिला मेरे को। हाँ तो दो साउंड का जब मैं इंटरफेरेंस कराता हूँ, जब दो साउंड का व्यतिकरण कराता हूँ, तब भी तो मेरे को पैटर्न मिल रहा है, ये साउंड का पैटर्न मिल रहा है। आवाज बड़ी 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 आवाज अधिकतम हुई, कम हुई 0 हो गई, बड़ी 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 अधिकतम हुई। यहाँ पर देखो ना, अधिकतम हुई, कम हुई, अधिकतम हुई, समझ रहे हैं। हाँ ये एक पैटर्न मिलता है मेरे को। तो ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। यहाँ से 100% प्रूफ हो गया कि क्योंकि जो वेव होती है वो पैटर्न दिखाती है, तो साउंड वेव जो पैटर्न दिखा रही थी वो बीट्स का था। या फिर याद करो वो सर्कल वाला सवाल, दो दोस्त, यहाँ पर एक घूम रहा था जो इंसान, वो यहाँ पर क्या बोलेगा 0, तो यहाँ पर वो 3 लैम्डा, तो यहाँ पर बोलेगा उसको आवाज सुनाई दे रही है, फिर आवाज नहीं सुनाई दे रही है, फिर सुनाई दे रही है, फिर आवाज नहीं सुनाई दे रही है, ऊपर पे भी आवाज सुनाई देगी। ऐसे 16 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहे थे, 16 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहे थे, याद है। तो यहाँ पर कितने डिस्ट्रक्टिव मिलेंगे, ऊपर नीचे होंगे अनंत। कितने कंस्ट्रक्टिव मिल रहे होंगे, बहुत सारे। समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पर जो काम की बात होती है वो क्या होती है, तो कैसा पैटर्न मिलेगा। ये वाली जो दूरी होती है वो होती है छोटी डी, और ये वाली जो दूरी होती है वो होती है कैपिटल डी। जो छोटा डी होता है वो लगभग 1 mm या 2 mm होता है। जरूरी नहीं है कि यही होता है, आधा mm भी हो सकता है, लेकिन एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसमें छोटा डी और बड़ा डी क्या होता है, और बड़ा डी जो होता है वो लगभग 1 मीटर और 2 मीटर के बराबर होता है। यहाँ से आने वाली वेवलेंथ लैम्डा होती है। पहले ये सब कॉपी करो, ये एक रफ पिक्चर बनाइए। अब आप बोलोगे जैसे यहाँ पर स्टूडेंट ने बोला जहाँ लैम्डा बाय 4 होगा वहां पे क्या होगा, तो कुछ तो मैथ्स बतानी पड़ेगी। यहाँ पे और यहाँ पर तो आपने आसानी से बता दिया, बीच में क्या होगा या फिर इधर क्या होगा, वो अपन अभी डेरिवेशन करेंगे पार्ट डिफरेंस। कॉपी करो पहले।
सर आपने वो वेव से पैरेलल क्यों नहीं है? क्या बोल रहे हो? वेव से शुरुआत में पैरेलल क्यों करनी है S1 और S2 से पहले वो वेव और पैरेलल क्यों नहीं आपने पैरेलल क्यों नहीं? पैरेलल नहीं है, ये लोग ऐसी है 180 बहुत सारी है, और ये डी बहुत छोटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये लगभग ऐसी ऐसी आती थी, समझ गए? मिटा दूं? चलो अब थोड़ा गणित देखते हैं, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। तो जनरल हो गया जो आपको ऑलरेडी दिमाग में हर वक्त होता ही होता है, इतना तो याद ही होगा सबको। यस सर यहाँ से वेव यहाँ पहुंच गई और यहाँ से ये वेव यहाँ पहुंच गई। बताओ मेरे को यहाँ से y दूरी के ऊपर यहाँ पर जनरल पथांतर क्या होगा? अब देखो ध्यान से, ये छोटा कितना दे रखा है आपको, स्मॉल डी, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो यही तो पार्ट डिफरेंस होगा। देखो भाई, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तो सेम होगी, तो नीचे वाली एक्स्ट्रा चलिए, तो यही तो पार्ट डिफरेंस है। हाँ यार, ये चीज समझ आई है नहीं आई? अब देखो यहाँ से ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। सबको दिखाया नहीं दिखा? तो बताओ मेरे को डी का इधर की तरफ घटक कितना चले गया, इधर की तरफ घटक कितना आ गया, तो इस पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा। ये चीज समझ आई है? तो पाथ डिफरेंस कितना आया, टी साइन थीटा। ये याद करना है आपको, कभी नहीं भूलने वाली बात है, ठीक है? पाथ डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा है। अब बताओ मेरे को ये थीटा बड़ा हुआ है छोटा हुआ है? थीटा बहुत छोटा होगा, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इफ थीटा इज स्मॉल डेल्टा बराबर डी इंटू थीटा। अब बताओ मेरे को y अपॉन कैपिटल डी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। ऐसे ही बोलेंगे, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही याद करेंगे कि यहां से सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट से y दूरी के ऊपर, जो y दूरी के ऊपर अगर पथांतर डेल्टा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा बड़ा डी अपॉन छोटा डी, डेल्टा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। बात समझ आई? हाँ पक्की बात, लिख के रखिए। आज कितने लोग एचसीवी लेके आए हैं? कल एचसीवी लेके आना, हाँ बोलो। कल एचसीवी फर्स्ट पार्ट लेके आनी है सब जनों को।
मिटा दो। तो मतलब यहाँ पर मेरे को एक रिलेशन मिला कि केंद्रीय उच्चिष्ट से y दूरी के ऊपर अगर डेल्टा मेरे को पता हो तो मैं y निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पर कौन शुभम पूछ रहा था कि बताओ मेरे को λ/4 पे क्या होगा y, तो यहाँ पर λ/4 रख देंगे तो y आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा 0 होता है, यहाँ पर डेल्टा λ/2 होता है, यहाँ पर डेल्टा λ होता है। तो बताओ मेरे को यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, इसको पता है क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा, इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, और ये कौन सा होगा सेंट्रल मैक्सिमा। अब आप बोलोगे सेंट्रल मिनिमा, ठीक है। तो बताओ मेरे को जब डेल्टा की वैल्यू लैम्डा हो जाएगी तो y कितना हो जाएगा, जब डेल्टा की वैल्यू लैम्डा हो जाएगी तो y कितना आ जाएगा, लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। क्या मैं बोल सकता हूँ सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी दूरी के ऊपर मेरे को फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा? हाँ या ना। यहाँ पर मेरे को डेल्टा बराबर क्या हो गया 3λ/2 और उसके ऊपर क्या चलेगा डेल्टा बराबर 2λ। तो बताओ मेरे को ये वाली पूरी दूरी कितनी होगी, डेल्टा की जगह मैंने 2λ रखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वापस से ये वाली दूरी कितनी हो गई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा के बीच में दूरी कितनी लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी, थर्ड मैक्सिमा और फोर्थ मैक्सिमा के बीच में दूरी कितनी लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में दूरी कितनी होगी, तो आप बोलोगे पार्ट डिफरेंस कितना है λ/2, 3λ/2 डिफरेंस कितना हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कोई से भी दो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उनके बीच में दूरी फिक्स होगी और उस फिक्स दूरी को क्या बोलते हैं बीटा। बीटा बोले तो फ्रिंज विड्थ और उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। फ्रिंज विड्थ बोले तो इनको क्या है ना फ्रिंजेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, क्या बोलते हैं हिंदी में भी फ्रिंज ही बोलते हैं। तो फ्रिंजेस बोले तो एक पट्टी कि भाई यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, यहाँ पर मैक्सिमा 0, तो ये जो दो मैक्सिमा के बीच में छोटी सी दूरी है ये वाली, ये कितनी होती है बीटा, उसको क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बीटा कौन सी दूरी है, कोई से भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या मिनिमा के बीच की दूरी क्या होगी, कोई भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या मिनिमा के बीच दूरी, समझ फर्स्ट मिनिमा नहीं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव या तो ले तो दोनों मैक्सिमा ही ले या फिर दोनों मिनिमा ही ले, ऐसा ना, ठीक है समझ गए। तब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ मेरे को फोर्थ मिनिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच दूरी कितनी होगी, फोर्थ मिनिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच दूरी कितनी होगी, तो बताओ फोर्थ मिनिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच दूरी कितनी होगी, देखो ध्यान से ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, जहां सेकंड मैक्सिमा होगा वहां कितना हो जाएगा 2λ, बात समझ आई नहीं है। और जहां फोर्थ मिनिमा होगा देखो λ/2, 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2, बात समझ आई या नहीं आई। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7/2 लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा
2 लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। तो सेकंड मैक्सिमा और फोर्थ मैक्सिमा के बीच में दूरी आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? 7/2 3.5 माइनस 2 कितना हुआ? 1.5। बोले तो 3/2 बीटा आंसर हो गया मेरा। बात समझ आई है नहीं आई? और बीटा तो लैम्डा डी अपॉन डी के बराबर, लैम्डा बड़ा डी नहीं है। सीधे सवाल आता है कि एक वाईडीएसी पैटर्न में फोर्थ मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में 4 सेंटीमीटर की दूरी है, तो बताओ बीटा कितना होगा? जो भी है 4 डिवाइडेड बाय 1.5 आंसर हो गया। क्या क्या बताओ? ये कैसे आया? ये नहीं आया, ये नहीं आया क्यों? फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ था? अपने कॉपी के अंदर सबसे पहला डायग्राम बनाया था उसमें देखो, फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा पे, सेकंड मैक्सिमा 2 लैम्डा पे। तो जब सेकंड मैक्सिमा 2 लैम्डा पे, डेल्टा की जगह 2 लैम्डा डाल दो, ये वाली 2 आ जाएगी, 2 लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। फोर्थ मिनिमा बोले तो फर्स्ट मिनिमा लैम्डा बाय 2 पे, सेकंड मिनिमा 3 लैम्डा बाय 2, फिर तो 7 लैम्डा बाय 2। जब डेल्टा की वैल्यू 7 लैम्डा बाय 2 होती है, ये पूरा वाई कितना हो जाएगा? 7/2 लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। मेरे को तो इन दोनों के बीच में गैप चाहिए था, इस पूरे में से इसको घटा दिया, वो कितना है? 7/2 कितना होता है? 3.5। 3.5 में 2 घटाओगे कितना होगा? 1.5 को मैं 3/2 बड़ा डी लैम्डा अपॉन छोटा डी बोल सकता हूँ। लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी तो बीटा के बराबर है, 3/2 बीटा लिख दिया ना, क्या नहीं है? मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में लैम्डा बाय 3 होता है। कौन सा मैक्सिमा कौन सा? फर्स्ट मैक्सिमा होता है। फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा की बीच में दूरी कितनी हो जाएगी? लैम्डा अपॉन 2 बड़ा डी अपॉन छोटा डी। बस आपको डेल्टा की वैल्यू लगा के रखनी और दूरी आ जाएगी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉपी कर लो। नीचे भी जैसे फर्स्ट। हाँ, जैसा ऊपर है वैसा ही कहानी नीचे है। जैसी कहानी ऊपर है वैसी ही कहानी नीचे है। सब कुछ कॉपी कर लिया? मिटा दो? नहीं, अच्छा ठीक।
डन। डन सर। एक सेकंड, ये क्या कभी है दोनों में डिफरेंस होता है? अरे कुछ भी बोल दो, वैसे सवाल कैसे बनेगा वो बता, ठीक है ना। एग्जाम्पल अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी इतना कॉपी कर दो। आपसे पूछा गया है सीधा फोर्थ मिनिमम और सेकंड मैक्सिमा के बीच में दूरी कितनी है? 3/2 लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी, ये आता है। मिटा दूं? यस सर। तब आपसे कोई पूछेगा कि अब तक तो 0 λ/2 λ3 λ/2 इन सब की बातें करी है। अगर कहीं पर λ/4 की बात आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या जवाब दोगे? अगर कहीं पर पूछ लिया जाए आपसे कि कहीं पर पथांतर, आपसे पूछ लिया जाए, अगर क्या पूछ लिया जाए आपसे कि यहां से λ/4 बड़ा डी अपॉन छोटा डी वाली दूरी पर तीव्रता क्या होगी? नहीं, यूनिटरी मेथड दिया गया। क्या बोला है कि यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर कितनी दूरी पे λ/4 बड़ा डी अपॉन छोटा डी बोले तो बताओ मेरे को इस पॉइंट पर पथांतर कितना दिया हुआ है आपको? λ/4। हाँ, तो बताओ λ/4 अगर पथांतर है तो कलांतर क्या होगा? हाँ, 1/2 यहाँ पर मैंने λ/4 रखा, π/2 आ गया। हाँ, π/2 आ गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। I1 I2 बराबर I है, तो I प्लस 2 रूट I cos π/2 0 हो गया। तो बताओ मेरे को यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? 2 बात समझ आई नहीं है यहाँ? तो देखो ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर λ/4 है तो उसके ऊपर कहीं पर यहाँ पर 5 डिफरेंस λ/2 होगा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी थी? 0। और यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी थी? 4I। तो ऊपर इस दूरी के ऊपर इंटेंसिटी 4I से कम हो गई, 2I हुई और फिर 0 हो गई। बात समझ में आई? नहीं आया? ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि नीचे y डैश बोले तो λ/3 बड़ा डी अपॉन छोटा डी, यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी होगी? यहाँ पर तो मैंने इंटेंसिटी बता दी कितनी होगी। ये I1 की कैलकुलेशन कर ली है, तो I1 कितना आया? 2I। अब बताओ मेरे को इस पॉइंट पर पथांतर कितना है? λ/3, तो फाई कितना होगा? 2/3। यहाँ पर मैंने λ/3 रखा, 2π/3 आया। हाँ या ना? 2π/3 आया। तो बताओ मेरे को I बराबर 2I प्लस 2 रूट I और cos 2π/3। cos 2π/3 कितना होता है? हैं? जो भी होता है -1/2 होता है। ये वाली कितनी है इंटेंसिटी? I। तो यहाँ से यहाँ पर इंटेंसिटी I2 बराबर की, तो ऐसे किसी भी पॉइंट पर आपको I निकालने को देंगे, आप निकाल पाओगे? हाँ या ना? आप किस का यूज कर लोगे? इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लोगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ आई? हाँ या ना? पक्का कॉपी कर लो। क्या इंटेंसिटी बीटा के टर्म्स में थोड़ी ना आएगी, इंटेंसिटी तो आई के टर्म्स में आएगी, तीव्रता आई के टर्म्स में आएगी। समझ में आ रहा है अपन कैसे पिक्चर देख रहे हैं? यस सर। कॉपी कर लो। कल आपके मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास है, केमिस्ट्री की थी? मैथ्स की कितना गोल बाकी है मैथ्स में? बहुत सारा तो नहीं बाकी होगा भाई। स्टैटिक्स, ट्रायंगल ऑफ सॉल्यूशन, क्या 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 क्या? स्टैटिक्स,
स्टैटिक्स, आंसर इसमें देख स्टैटिक, प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटरमाइन ठीक है। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट छोटा ही तो होता है, ठीक है, छोटे टॉपिक है। और प्रोबेबिलिटी थोड़ा बड़ा हो गया, वेक्टर बड़ा हो गया, प्रोबेबिलिटी बड़ा हो गया। हाँ वेक्टर थ्री डी बड़ा है, वेक्टर बड़ा हो गया है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, क्या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आती है। फॉर्मूले फॉर्मूले खेलने होते हैं उसमें तो क्या। खेलने के उसमें भी यही खेलते हैं, खेलने में भी जमन जाएगा। और केमिस्ट्री में कितना है? केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक का 30 तारीख तक फंड देंगे। 30 तारीख 30 तारीख तक हो जाएगा, फिजिक्स का भी हो जाएगा 30 तक, फिजिक्स केमिस्ट्री का हो जाएगा, मैथ्स का हो जाएगा। और मैथ्स में अब नहीं सन 6 चित्रांश और जल्दी हो जाए वो सब बस भाई कोई तेज पढ़ा है या धीमे पढ़ा है, अगर आखिरकार आपके दिमाग में बात बैठ जाती है बस खत्म बात। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके दिमाग में बात बैठ रही है। नहीं ज्योमेट्री पढ़ा थी तो समझ में नहीं आई। नहीं मतलब आप बोलो सब, चलो ये बैठी है नहीं बैठी है बताओ, ये तो मेरा आंसर बेटा तो सब कुछ। तो देखो अपन एक फॉर्मूला आप डिराइव करते हैं और उसको ध्यान में रखेंगे। क्या फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ? तीव्रता निकालने का फॉर्मूला कि मेरे को ये पता है कि I1 I2 तो बराबर है, I1 I2 तो बराबर है, तो हर बार मैं सेम चीज रिपीट क्यों करूं? तो देखो फॉर्मूला क्या कर रहा हूं मैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला I प्लस 2 रूट I स्क्वायर कॉस 5, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2I प्लस 2I cos 5, 2I कॉमन निकाल दिया मैंने, into 1 प्लस cos 5। तो बताओ मेरे को cos 5 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1 ऐसा होगा। और 1 प्लस cos 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सीधा मेरे को फॉर्मूला क्या मिला, 4I cos स्क्वायर 5/2। तो मेरे को तो बस सीधा क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करके डेल्टा में जो भी डेल्टा दे रखा है वो इसके 5 लिखना है और 5 को सीधा यहाँ डालना है, उस जगह पर तीव्रता आ जाएगी। हाँ यार ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे रखा है, डेरिवेशन। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कभी लागू है, जब दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम होती है। अगर I1 I2 अलग अलग होगी तो वापस से अपन यहाँ पर आते हैं, ठीक बात है। मिटा दो, कल की क्लास और परसों की क्लास मिस मत करना, क्योंकि उसके अंदर अपन एचसीवी के सवाल करेंगे और वाईडीएससी के अलग अलग नहीं वाईडीएससी में अलग अलग वेरिएशन होते हैं। कुछ क्या वेरिएशन होता है कि अगर मैं इस पूरे वाईडीएससी के सेटअप को पानी में डुबो दूं तो क्या होगा, पानी में डुबो दूं तो क्या होगा, किसी एक के आगे मैं कोई कांच की पट्टी का लगा दूं तो क्या होगा, दोनों के आगे लगा दूं क्या होगा, हैं अंतरिक्ष में ले गए तो क्या होगा, व्हाइट लाइट का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जो भी अलग अलग बहुत सारे होते हैं। तो वो सब पढ़ के फिर सवाल करेंगे तो 2 दिन में वाईडीएससी और आ जाएगा 100%। और वाईडीएससी का सवाल आएगा
निश्चिंत हो जाना। अगले 2 दिन में इतने प्रैक्टिस कर लेंगे, करने के तरीके गलत नहीं होगा YDSC का सवाल। अगर आप अपनी तरफ से कोई अनोखी गलती करके आओ तो गलत होगा, बाकी अदरवाइज गलती नहीं होगी। तो पहला वेरिएशन क्या है, नोट डाल के लिखेंगे कि अगर YDSP सेटअप को पानी में डुबो, गलत लिखा है। आधा वाला पैर टॉप हाँ, और ये छोटा वाला नहीं, इसका छोटा को ये पैर के नीचे ना, उसको वो तो सीखा पानी में डाल दे। हाँ, तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर सब जगह पानी भरा है, आगे से आने वाली लाइट, तो बताओ मेरे को क्या हुआ, क्या है? पानी में डालने से ये छोटा डी बदल गया है क्या? नहीं। 2 स्लिट पहले 1 mm में थे, ये बड़ा डी बदल गया है क्या? नहीं। क्या ये लैम्डा बदल गया है क्या? हाँ। पानी में डालने की लैम्डा बाय म्यू हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ पहले जो फ्रिंज विड्थ बीटा थी अब वो बीटा बाय म्यू हो गई? हाँ है ना। तो बताओ मेरे को म्यू की वैल्यू तो 1 से बड़ी होती है, म्यू की वैल्यू तो 1 से बड़ी होती है। म्यू तो क्या है, इसका अपवर्तनांक गुणांक है, तो 1 से बड़ी वैल्यू से अगर मैं डिवाइड करूँ छोटा हो जाएगा, मतलब जो फर्स्ट मैक्सिमम पहले यहाँ था वो नीचे हो जाएगा थोड़ा सा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पानी में डालने से फ्रिंज पैटर्न will shrink, कपड़े सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, यहाँ पर जो फ्रिंज पैटर्न है वो श्रिंक हो जाएगा। हाँ है ना, सिकुड़ गए, समझ श्रिंक का आप लोग समझते हो? फ्रिंज पैटर्न विल सिकुड़ जाएंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? फ्रिंज पैटर्न समझे या नहीं समझे? पहले कैसा था, पहले ऐसा था, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर, फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पर, नीचे फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पर। पानी में डालती क्या हुआ, सेंट्रल मैक्सिमा तो वही रहा, लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा नीचे आ गया। ये सेकेंड मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा के बाद में यहाँ पर ये सेकेंड मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकेंड मैक्सिमा, मतलब छोटा हो गया। पानी में डालने से फ्रिंज पैटर्न विल श्रिंक, केंद्रीय उच्चिष्ट वही रहेगा, सेंट्रल मैक्सिमा वही रहेगा। सेंट्रल मैक्सिमा पर इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं, इंटेंसिटी भी वही रहेगी। यहाँ पर तीव्रता अगर 4 आई थी, यहाँ पर अभी भी तीव्रता 4 आई रहेगी, यहाँ पर 4 आई नहीं रहेगी। समझ रहे हो? हाँ या ना? और कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ श्रिंक हो जाएगा पैटर्न। समझ गए? पानी में डालने से कपड़े क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इसीलिए जो रजाई वगैरह के खोले होते हैं वो, या फिर जो कपड़े होते हैं उसको पहले सिलने से पहले पानी में 1 रात डुबो के रखते हैं, भिगो के रखते हैं। क्यों? क्योंकि जितना सिकुड़ना होता है वो पहले ही सिकुड़ जाता है, बाद में नहीं। कि भाई एकदम नया कपड़ा है, सिल लिया एकदम, घर पे जाके पहन लिया, मजा आया, धो दिया, आयरन करके आया, छोटा हो गया, ऐसे थोड़ी बात। बड़ा कॉमन है, होता ही रहता है, तो है ना, कपड़े सिकुड़ जाते हैं पानी। तो ये पहला वेरिएशन हुआ, और भी होते हैं 4-5 वेरिएशन। वो 4-5 वेरिएशन कल करेंगे और फिर सवाल करेंगे एचसीवी से। कल के बाद में परसों के लिए होमवर्क दूंगा, एचसीवी के बचे हुए सवाल वो आप करके आओ 2 दिन।
क्लास को यहीं पर ही समाप्त करें। हाँ यार चलिए।